हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर जेआईबी का सेकंड पेपर है। उसी से यूनिट 12 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया गया है। और इस टॉपिक का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था बुक में, उसमें से निकाल के इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो के आगे चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें बात करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। इसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए है कि मान लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो गुड्स को बनाता है और उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करता है। तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए उसे कैश चाहिए या फिर क्रेडिट पे उसे परचेस करना होगा। तो सारा ट्रांजैक्शन तो अब कैश पे कर नहीं सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे यूज करेगा क्रेडिट को। तो वो अपने रॉ मटेरियल कंपनी को बोलेगा, ठीक है, आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको 1 से 2 महीने में पेमेंट करा दूंगा। इस तरह से वहाँ पे क्रेडिट यूज हो गया। अब फाइनली क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुड्स बना करके होलसेलर को देगा, और होलसेलर क्या करेगा, दे देगा रिटेलर को क्रेडिट पे, कि ठीक है, आप सामान को ले जाइए, फिर 1 से 2 महीने में हमको पेमेंट कर दीजिएगा। और रिटेलर क्या करेगा, वो फाइनली कंज्यूमर को सेल कर देगा, उससे जो अमाउंट आएगा वो दे देगा होलसेलर को। होलसेलर क्या करेगा, दे देगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। यूनिट क्या करेगी, वो दे देगी जहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करी थी वहाँ पे। तो इस तरह से क्रेडिट यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये क्रेडिट क्या होता है ना, मौखिक यूज नहीं होता है, ये होता है रिटन में। तो रिटन में यूज़ करने के लिए ही 2 इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमाइजरी नोट्स है। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और प्रोमाइजरी नोट्स क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी और मनी ओनली टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर। फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो रिटन में होना चाहिए, और इसके जो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर साइन होती है मेकर का द्वारा। ठीक है, मेकर जो साइन करती है उस इंस्ट्रूमेंट पे, और वो होगी अनकंडीशनल ऑर्डर में, और सर्टेन सम ऑफ मनी उसको पे करेगी, जिसका नाम होगा इंस्ट्रूमेंट पे, या फिर ऑर्डर में होगा या फिर बियरर में होगा। ठीक है, और वो सर्टेन सम ऑफ मनी कब पे करना है, वो पे करना है आपको फ्यूचर डेट में या फिर डिमांड पे। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बात करेंगे कितने पार्टीज होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जेआईबी एग्जाम में, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। तो इसमें होते हैं 3 पार्टीज। पहला है ड्रॉअर, दूसरा है ड्रॉई, तीसरा है पेई। ठीक है, अब देखिए, ड्रॉअर और पेई कभी कभी सेम होता है कुछ केस में। वो इसलिए सेम होता है कि जो ड्रॉई पेमेंट करेगा वो ड्रॉअर को करेगा, तो पेई भी ड्रॉअर ही हो जाएगा। अगर ड्रॉअर बोलता कि नहीं, पेमेंट आपको किसी और को करना है, तो जो दूसरा पर्सन है वो कहलाएगा पेई। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि जो एक डायग्राम नीचे बना हुआ है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का डायग्राम बना हुआ है। इसी फॉर्मेट में बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाता है ड्रॉई को, और वो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो ऊपर में दिया हुआ है। ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000 रुपी, ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्ट द सेम। तो ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें बताना होगा आपको कि ड्रॉई कौन है, ड्रॉअर कौन है और पेई कौन है। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड करिए कि इसमें तीनों कौन कौन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ए है वो है ड्रॉअर। ये बिल को लिख रहा है। ठीक है, वो बिल किस पे ड्रॉन हो रहा है, वो हो रहा है बी पे, तो ड्रॉई हो जाएगा बी। यहाँ पे जब ड्रॉई बी होगा तो बी किसको पेमेंट करेगा, वो करेगा ए को। तो इस केस में पेई होगा वो भी ए ही होगा। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है हाफ मार्क्स के जेआईबी एग्जाम में। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप समझिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग अब देखेंगे प्रोमाइजरी नोट को, कि प्रोमाइजरी नोट्स क्या होती है। ये भी एक रिटन अंडरटेकिंग है,
जो प्रोमाइजरी नोट होता है वो डेटर के द्वारा प्रोमाइज किया जाता है। जो भी परचेजर होता है वो प्रोमाइज करती है सेलर को, क्रेडिटर को, कि हम सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमको पे करना है, आपको हम पे कर देंगे। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to the order of the certain person or to the bearer of the instrument। जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो राइटिंग में होता है, इसमें भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और मेकर के द्वारा साइन किया होता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है जो ऑर्डर में जिसको ऑर्डर दिया जाता है या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे कर देना है। इस केस में देखिए 2 पार्टीज होते हैं, मेकर और पेई। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रोमाइजरी नोट्स में कितने पार्टीज होते हैं, तो इसमें बोलिएगा 2 पार्टीज, मेकर और पेई। ठीक है, तो मेकर कौन होता है? ए पर्सन हु मेक्स द नोट्स एंड प्रोमाइज टू मेक द पेमेंट। अब देखिए जो डेटर है, जो परचेजर है, जो बायर है, वो प्रोमाइज कर रहा है कि आपको हम पैसा दे देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड में, जिसको ड्यू डेट बोलते हैं। उस ड्यू डेट को ये प्रोमाइज करता है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये कहलाया मेकर। पेई होता है जो पैसा रिसीव करने वाला है, तो पेई कौन होगा? जो सेलर होगा, तो सेलर ही पेई कहलाता है इस केस में। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान में रखने वाला बात है कि जो प्रोमाइजरी नोट्स है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 4 में डिफ़ाइन किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सेक्शन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स हम लोग अब बात करेंगे डिस्टिंक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमाइजरी नोट्स में क्या क्या डिस्टिंक्शंस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। लेकिन प्रोमाइजरी केस में क्या होता है, प्रोमाइजरी नोट में क्या होता है? इट इज़ एन अनकंडीशनल प्रोमाइज टू पे। मीन्स ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है कि आपको पे करना है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट में क्या होता है? प्रोमाइज खुद करता है कि हम आपको पे कर देंगे। दूसरा है इट इज़ मेड बाई या क्रेडिटर और इट इज़ मेड बाई ए डेटर। प्रोमाइजरी नोट के तरफ देखिए, जो प्रोमाइजरी नोट लिखा जाता है वो डेटर के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है। थर्ड है एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी। अब देखिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है डेटर के द्वारा, लेकिन प्रोमाइजरी नोट की तरफ देखिए नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होता है प्रोमाइजरी नोट को प्रोमाइज करने के लिए। देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होता है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट में 2 पार्टीज होता है। ऑन डिसऑनर ऑफ ए बिल इट इज़ यूजुअली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में जब बिल डिसऑनर हो जाता है उस केस में क्या होता है कि नोटरी पब्लिक द्वारा नोटेड कराना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोमाइजरी नोट में नोटिंग नेसेसरी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इसेंशियल फीचर्स ऑफ चेक। ठीक है, प्रोमाइजरी नोट देख लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज देख लिए, अब हम लोग देखेंगे चेक के बारे में। तो चेक इसलिए आया है इस यहाँ पे क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी एलिमेंट और मटेरियल है वो मिलता जुलता चेक से है, लेकिन डिफरेंट ये है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अभी आपको हम आगे दिखाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट है, आप थोड़ा देख लीजिए। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेबल होता है डिमांड पे, और बैंकर तभी पे करते हैं जब ये प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर केप्ट इन द बैंक। देखिए ये जो आपका जो सिग्नेचर है बैंक में उससे मिला के ही आप पेमेंट करते हैं। चेक मस्ट बी डेटेड, उसमें जो डेट लिखा जाता है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वैलिड डेट होनी चाहिए, तभी वो पेमेंट हो सकती है। ए चेक ड्रॉन विथ ए फ्यूचर डेट इज वैलिड बट द सेम इज पेबल ऑन और आफ्टर सच ए स्पेसिफाइड पीरियड। अगर कोई भी डेट फ्यूचर डेट का आ गया है तो फ्यूचर डेट को पहले पेमेंट नहीं करनी है, उसको उसी दिन पेमेंट करना है या फिर उसके बाद पेमेंट करना है।
तो इसमें भी कुछ डिस्टिंक्शन है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिस्टिंक्शन है और किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफर है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंक, बट चेक के केस में देखिए, ए चेक कैन बी ड्रॉन ओनली अपॉन ए बैंक। जो चेक होता है ना वो केवल बैंक को लिखा जाता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि किसी पर्सन को लिखा जाता है और बैंक को भी लिख सकते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस। अभी हम लोग देखे थे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका एक्सेप्टेंस होता है डेटर के द्वारा, तो एक्सेप्टेंस नेसेसरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन चेक के केस में एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल। अब देखिए जो एक्सेप्टर है ना, जो डेटर है, जो बायर है, उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है ड्यू डेट के बाद, लेकिन चेक के केस में ऐसा नहीं है, वो पेबल ऑन डिमांड होता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टाम्प्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको स्टाम्प करना ज़रूरी होता है, लेकिन चेक को ज़रूरी नहीं होता स्टाम्प करना। ए चेक डजंट रिक्वायर एनी स्टाम्प। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है उस केस में नोटिस देना ज़रूरी होता है, लेकिन चेक के केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी। अब हम लोग फ्रेंड्स जो बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं। जैसे होल्डर आप जान रहे हैं कि ही इज़ ए पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट, ठीक है, वो होल्डर कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है कि वो जो बिल होता है वो अपने पास होल्ड रखता है, उनको पैसा रिसीव करना है ड्यू डेट में। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन में होता है। ही ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, है ना, आप जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं किसी कारण से लिए हैं, तभी वो कहलाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक। बाकी चीज़ आप समझ रहे होंगे। ही बिकम होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, है ना, मैच्योरिटी से पहले आप इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रखें तो होल्डर ही कहलाएंगे। He had no cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title, है ना, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसमें बिलीव ना कर सकें, तो वो होल्डर ही कहलाता है। अब देखिए क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये आप जानते हैं। दिस बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है। आप बिल को जो बैंक में भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए, सेम चीज़ वही है। ऑनरिंग ऑफ द बिल, व्हेन द ड्रॉई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड। अब देखिए जो ड्रॉई है बिल को पे कर दिया तो कहलाएगा ऑनर ऑफ द बिल, मतलब बिल का ऑनर्ड हो गया, बिल का जो सेटिस्फेक्शन होगा मिल हो गया। डिसऑनर ऑफ द बिल, व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल इज अनेबल और रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, है ना, ऑन ड्यू डेट। अब देखिए जो बिल और डिसऑनर द बिल कैसे होता है, या तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया है या फिर पेमेंट देने से मना कर रहा है, तो उस केस में बिल हो जाएगा डिसऑनर। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, द होल्डर में इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज बैंकर एंड गेट्स इमीडिएट कैश फ्रॉम द बैंकर। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। अब देखिए उसके पास तो बिल आ गया कि चले भैया हमको 1 महीना बाद पेमेंट होना है, लेकिन उसे चाहिए इमीडिएट पेमेंट, तो क्या करेगा, वो बैंक को जाएगा और बैंक में इसे इमीडिएट कैश करा लेगा, लेकिन बैंक इस पर चार्ज भी करेगी। तो इस तरह से बिल को डिस्काउंट किया जाता है। अब देखिए इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ट्रांसफ़र ऑफ बिल टू सम अदर पर्सन बाय द होल्डर, मीन्स जो होल्डर है, जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो, ठीक है, उसके पास वो भी किसी से कुछ लिया हुआ है, चलो ठीक है, वो इतने अमाउंट का जो बिल है वो इंडोर्स कर दिया दूसरे नाम के पर्सन, ठीक है भैया आप जाइए और इसका कैश आप पैसा पेमेंट ले लीजिएगा। इस तरह से बिल को इंडोर्स किया जाता है, उसको कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या है, व्हेन ए ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट्स कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल।
अब देखिए जो ड्यू डेट में जो बिल पेमेंट होना है उससे पहले जो बिल को पेमेंट कर दिया एम्प्लॉई ने, उस केस में बिल का रिटायरमेंट हो जाएगा। इस केस में एक चीज़ और है, एकोमोडेशन बिल है ना। एकोमोडेशन बिल वो बिल होता है जो बिना कंसिडरेशन का बिल ड्रॉन किया जाता है दूसरे को, है ना। एक दूसरे को जो बिल सेंड किया जा रहा है, when one party accepts the bill drawn on him by another without any consideration, बिना कंसिडरेशन का बिल है ना जो ड्रॉ किया गया है, उस केस को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। और ये क्यों किया जाता है? फॉर पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प द बिल इज सेड टू बी एकोमोडेशन बिल। अब देखिए जो नोटरी पब्लिक द्वारा जो नोटेड किया जाता है वो नोटरी पब्लिक कौन होता है? तो ही इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस रिलेटिंग टू द प्रोटेस्टिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है उसी को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक अपॉइंट करता है ऑफिसर, उसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। अब नोटिंग क्या है फ्रेंड्स? ऑन डिसऑनर ऑफ ए बिल द होल्डर इन ड्यू कोर्स presents the bill to a notary public to make necessary entries on a bill or on a separate paper attached to the bill. This is called noting. अब देखिए जो भी डिस्कॉनर जिस कारण से हुआ है वो चीज़ को लिखेगा, उस चीज़ को व्याख्या करेगा बिल्स पे या फिर एक कोई सेपरेट पेपर लेकर के उसमें अटैच कर देगा, उसको कहते हैं नोटिंग। प्रोटेस्ट क्या होता है? When a promissory note or bill of exchange has been dishonored for a non-acceptance or non-payment, the holder may, within the reasonable period, cause such dishonor to be noted and certified by the notary public. देखिए उसी चीज़ को जब डिसऑनर होता है बिल तो क्या होल्डर क्या करता है, उसको नोटेड करवाता है और नोटरी पब्लिक के द्वारा मुहर साइन लगा के सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कहते हैं प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 100 में। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 12 का जो कि जीआईबी के सेकंड पेपर में दिया हुआ है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए या फिर जीआईबी सीआईबी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।